गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पूरे विश्व में कोरोना जैसी भयानक महामारी फैली हुई है। भारत भी अब इससे अछूता नहीं रह गया है। इसके चलते पूरे देश में लॉकडाउन जैसी व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिसके कारण ना हम कहीं आ सकते हैं और ना कहीं जा सकते हैं। इसीलिए हमारी शासन व्यवस्था ने आपके हितों को, सभी बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए सोचकर आप सभी के लिए ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था की शुरुआत कर दी है। और इसी क्रम में मैं आज आप सबकी ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत कक्षा 8 की पृथ्वी और हमारा जीवन पुस्तक का प्रथम अध्याय संसाधन से आपकी ऑनलाइन कक्षा प्रारंभ करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संसाधन कहते किसे हैं। तो संसाधन कोई भी वस्तु या पदार्थ जो कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वो कहलाता है संसाधन। पृथ्वी में पाए जाने वाले समस्त पदार्थ, चाहे वो मिट्टी हो, वनस्पति हो, वन हो, जीव जंतु हो, वायु हो, सूर्य का प्रकाश हो, ये सभी जो है हमारे संसाधन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक कि आप जब विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय में आप देखते हैं कि आपको विद्यालय में जितनी भी कुर्सी है, मेज है, ब्लैक बोर्ड है, पंखे हैं, जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं जिनका आप उपयोग करते हो, वो सभी हमारे संसाधन के अंतर्गत आते हैं। प्रकृति में जितने भी संसाधन हमारे हैं, उनमें सबसे बड़ा संसाधन जो होता है मनुष्य, क्योंकि एक मनुष्य ही है जो इन समस्त संसाधनों का उपयोग करता है। इसीलिए प्रकृति सभी संसाधनों में मनुष्य जो है सर्वश्रेष्ठ संसाधन कहलाता है। अब हम ये जानते हैं कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन हमारे होते हैं दो तरह के, एक तो प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानव निर्मित या कृत्रिम संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो कि हमें प्रकृति की ओर से बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त होते हैं। जैसे है हमारा है वायु है, नदी है, झील है, झीलों का जल है, मिट्टी है, खनिज पदार्थ इत्यादि जितने भी हैं वो हमारे प्रकृति की ओर से हमें निःशुल्क प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए वे हमारे आते हैं प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत। अब आप जैसा कि देख रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधनों को भी दो तरह के संसाधनों में विभक्त किया गया है, जिसमें है वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन वे होते हैं जिनकी मात्रा हमें ज्ञात होती है, जिनके बारे में हमें पता होता है कि हमारी प्रकृति में उनके भंडार कितने पाए जाते हैं। जैसे है जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले के क्षेत्र, पश्चिम एशिया में खनिज तेल क्षेत्र, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी के निक्षेप। इन सभी के निक्षेपों की जो वास्तविक संसाधन है उनकी मात्राएं हमें ज्ञात है। अब दूसरा आता है हमारा संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन का मतलब है जिनकी हमें संभावना है, मतलब हमें उनकी मात्रा ठीक से ज्ञात नहीं है और ना ही हम उनका उपयोग वर्तमान समय में कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं तो भारत के तमिलनाडु के नागरकोइल तथा गुजरात के तट पर पवन चक्की फार्मों में द्वारा जो गतिज ऊर्जा है उनको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करके ऊर्जा की प्राप्ति की जा रही है। क्योंकि ये हमारे संसाधन ऐसे हैं जिनसे हम केवल एक संभावना व्यक्त कर सकते हैं, इनका हम एक निश्चित मात्रा हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं कि इनका हमें आगे भविष्य में चल के इनकी मात्रा कितनी कम या ज़्यादा प्राप्त हो सकती है। इसीलिए ये सभी जो है हमारे संभाव्य संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं इनको कई आधारों में बांटा जा सकता है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर अगर हम देखते हैं तो हमारे प्राकृतिक संसाधन जो है दो तरह के होते हैं, एक अजैव संसाधन और दूसरा है जैव संसाधन। अजैव संसाधन के अंतर्गत जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं, जैसे हमारी है मिट्टी है, चट्टान है, ये सभी चीज़ें हैं हमारी अजैव संसाधन के अंतर्गत आती हैं। दूसरा हम देखते हैं हमारे हैं जैव संसाधन। जैव संसाधन के अंतर्गत जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं,
वे समस्त चीज़ आते हैं जो कहलाते हैं हमारे जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि उपयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में पुनः विभाजित किया गया है, जिसमें है नव्यकरणीय संसाधन और अनव्यकरणीय संसाधन। नव्यकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो कभी समाप्त नहीं हो सकते, इन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जैसे है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। इन्हीं संसाधनों को हम अक्षय संसाधन के नाम से भी जानते हैं। अक्षय संसाधन का मतलब होता है वे संसाधन जो कभी समाप्त नहीं हो सकते। लेकिन अगर इन संसाधनों का उपयोग हम लापरवाही से करें तो ये इनका जो भंडारण है वो प्रभावित हो सकता है। जैसे आपका है मृदा है, वन है, जल। मृदा को अगर हम बहुत ज़्यादा हम अगर यूज़ करते हैं तो उसकी उपजाऊ क्षमता भी धीरे धीरे कम हो सकती है। इसी तरह से वनों का अत्यधिक दोहन किया जाए तो वन भी हमारे कम हो सकते हैं। और जल संसाधन के अंतर्गत हमारे इस संबंध में ये बात एक जान लेना बहुत ही आवश्यक है कि पृथ्वी पर हमारे जितने भी 100% जल की मात्रा पाई जाती है, उस मात्रा में 80% जल जो है हमारा महासागरीय खारे जल के रूप में पाया जाता है। बाकी का जो 19% है वो पेड़ पौधों से जो निकलने वाले जल वाष्प हैं या पृथ्वी से निकलने वाली जल वाष्प है, नदी है, तालाब है, कुआं है, वर्षा के जल इत्यादि के रूप में हमारे वातावरण में विद्यमान रहता है। इसके अलावा मात्र 1% जल जो है वो हमारे लिए मीठा जल या पीने योग्य जल कहलाता है। लेकिन मानवीय लापरवाही के चलते इसका बहुत अधिक दुरुपयोग करने के कारण धीरे धीरे जो हमारा जल स्तर है वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। इसके लिए हमें आवश्यक ये है कि हम इसका जो है समुचित और सही उपयोग करें, पानी को व्यर्थ ना बहाएं। दूसरा है अनव्यकरणीय संसाधन। जैसे आप देख रहे हैं कि इसी में ही आपका दूसरा है उपयोग के आधार पर अनव्यकरणीय संसाधन। अनव्यकरणीय संसाधन ये है, इनका जो भंडार होता है वो बहुत सीमित मात्रा में होता है। इनका उपयोग अगर हम एक बार कर लेते हैं तो उनको फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, या अगर हमें इन्हें प्राप्त करना है तो इसके प्राप्त करने के लिए हमें पुनः पुनः पूरित करने के लिए या पुनः प्राप्त करने के लिए हमारे हजारों वर्षों का समय लग सकता है। इन संसाधनों को हम 6 संसाधन के नाम से भी जानते हैं। 6 संसाधन का मतलब होता है वे संसाधन जिनका उपयोग हम एक बार कर लेते हैं और उनका एक बार उपयोग करने के बाद वे समाप्त हो जाते हैं। जैसे कोयले को अगर हम एक बार जला लेते हैं तो उसके बाद राख मात्र बचती है जिसका कोई उपयोग नहीं है। पेट्रोल, अगर हम किसी गाड़ी या वाहन से जा रहे हैं और उसमें हम 2 लीटर 4 लीटर जितना भी पेट्रोल चला भराते हैं और उसका उपयोग करने के बाद उस पेट्रोल को हम पुनः प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से हमारी प्राकृतिक गैस भी होती है। अब इसी प्राकृतिक संसाधनों के वितरण के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो वितरण के आधार पर जो है संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है हमारा सर्वव्यापक संसाधन और दूसरा है स्थानिक संसाधन। सर्वव्यापक संसाधन वे होते हैं जो सभी जगह पाए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं हमारी वायु, ये सभी जगह पाई जाती है। दूसरा है स्थानिक संसाधन। स्थानिक संसाधन जो है हमारी कुछ निश्चित स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे है हमारा तांबा, लोहा और लौह अयस्क। इसके बाद हम देखते हैं मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो मानवीय संसाधन या कृत्रिम संसाधन के अंतर्गत वे संसाधन आते हैं जिनका उपयोग जो है मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्वयं करता है, चाहे वो प्रौद्योगिकी के माध्यम से हो, स्वनिर्मित हो या किसी अन्य कारणों के हेतु वो उसका निर्माण करता है या बनाता है, वह हमारा कहलाता है कृत्रिम संसाधन या मानवीकृत संसाधन के अंतर्गत आता है। अब अगर हम देखते हैं कि संसाधनों का संरक्षण किसे कहते हैं। संसाधन का संरक्षण, संसाधन के संरक्षण का मतलब है कि जब हम किसी भी संसाधन को हम उपयोग करते हैं तो उनका हम इस तरह से उपयोग करें या कि वह हमारी भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए भी
सुरक्षित रहे। संसाधन संरक्षण का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हम किसी भी वस्तु का उपयोग ही ना करें, बल्कि हमें उन वस्तुओं का उपयोग इस तरह से किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में आने वाली जो हमारी पीढ़ी हो वह भी इन संसाधनों का उपयोग कर सके, उनको लाभ में ला सके। ऐसे ही विकास को सतत पोषण विकास के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, आज ये आपकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपके लिए कुछ गृह कार्य दिए गए हैं जिनको कि आपको करके देना है। इस वीडियो के साथ साथ मैं आपको इस पाठ्यक्रम के से संबंधित पीडीएफ भी भेज रही हूँ, जिससे आप अपना काम करने में और आगे के नोट्स बनाने में, पढ़ने में आपको आसानी रहेगी। धन्यवाद।